हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट बायोलॉजी। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक बच्चों की छोटी सी क्वेरी जो है वो दूर कर दूं कि जो नोट्स इस वीडियोस के अंदर यूज़ होते हैं उनका सोर्स कैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा ट्रस्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही मैंने दिए हैं सारे के सारे नोट्स, और इसमें नीट के अंदर जो कुछ भी आने वाला है वो सारा पोर्शन कवर होएगा। ना कोई कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ना कुछ कम पढ़ा रही हूँ। तो आप सिर्फ ये फॉलो करते चलेंगे तो नीट आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। पूरी बायोलॉजी आपकी सारे क्वेश्चन 90 के 90 हो जाएंगे आपके। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। हमने बकल कैविटी पढ़ी है, उसके अंदर हमने टंग पढ़ा है। अब टूथ जो हैं हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो टूथ पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो जॉ बोन है, जॉ जो है उससे टूथ जो है वो अटैच कैसे होता है, उसका अटैचमेंट कैसा है। उसका अटैचमेंट जो है, उसका टाइप जो वर्ड है वो है थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट जो वर्ड है ये एनसीईआरटी में यूज है और इसका मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब आपके घर में जब आप कोई चीज कनेक्ट करते हैं, बिजली से कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे करके कुछ सॉकेट बना होता है, इसके अंदर आप प्लग लगाते हैं। उसी तरह जो जॉ बोन होती है उसमें भी कुछ इस तरह का सॉकेट होता है। ये सॉकेट के अंदर आके टूथ जो है हमारा वो आके ऐसे फिट हो जाता है। तो ये कौन सी टाइप की डेंटिशन कहलाती है, इसे हम कहते हैं थीकोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटिशन। थीकोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटिशन जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप की डेंटिशन मानी जाती है। अब एक नजर डाल लेते हैं इसी टूथ के स्ट्रक्चर के ऊपर। अब आप देखें कि ब्रॉडली हम देखते हैं दांत को, तो उसको ब्रॉडली कैसे कैटेगराइज कर देते हैं। जो पोर्शन हमें बाहर की तरफ दिखता है, व्हाइट कलर का जो आपका दांत रियल आपको दिखता है बाहर पे, वो दांत क्या कहलाता है, उसको कहते हैं क्राउन। क्राउन यानी ताज। तो ताज की तरह आपको बाहर दिखता है इसलिए उसको क्या कह दिया, क्राउन कह दिया। उसके बाद जो पोर्शन आपके गम्स, ये रेड कलर की इंक से जो दिखाया है वो है गम्स। गम्स यानी मसूड़े। तो जो पोर्शन दांत का गम्स के अंदर एम्बेडेड होता है उसको हम कहते हैं नेक ऑफ द टूथ। और अंदर की तरफ जाएं, जितना बाहर दिखता है उतना ही अंदर भी होता है दांत, ठीक है। सिर्फ बाहर बाहर व्हाइट वाला ही नहीं होता। तो जो अंदर वाला पोर्शन है जहां पे रियल अटैचमेंट है, जो मैंने अटैचमेंट बताई थी आपको थीकोडॉन्ट टाइप, ऐसे टाइप, तो जहां पे जॉ की जो सॉकेट लगा है उसके अंदर अटैच हो रहा है, देखो ये सॉकेट सा दिख रहा है कुछ, और ऐसे आके दांत अटैच हो रहा है उसके अंदर, वो पोर्शन जो है उसको कहते हैं हम रूट। रूट जैसे जमीन के अंदर होता है उसी हिसाब से इसको रूट कहा गया। तो क्राउन, नेक, रूट आर द 3 पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन टूथ। अब हम एक एक पार्ट को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो बाहर से शुरुआत करते हैं। ये जो बाहर व्हाइट कलर का जो आपको पोर्शन दिखता है इसे हम कहते हैं इनेमल। अब इनेमल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। हार्डेस्ट सब्सटेंस है यानी सबसे ठोस सब्सटेंस है ये पूरे एनिमल किंगडम का जो अर्थ पे हमें मिलता है। इसके अंदर 96% मिनरल कॉम्पोजिशन है, इतने सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है इनेमल जो आपको बाहर दिखता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दांत का, क्योंकि ये बनाता है दांत का फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क यानी कि उसका ढांचा बनाता है। ढांचा बनाता है यानी इसी की बदौलत दांत खड़ा हो पाता है। जैसे कि बिल्डिंग्स के अंदर आप लोहे की छड़े वगैरह डालते हैं, किस लिए डालते हैं, ताकि सपोर्ट मिले, उसको मजबूती मिले। उसी लिए ये फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है डेंटिन। इसका नाम क्या है, डेंटिन। अब ये डेंटिन आया कहाँ से, ये डेंटिन आया है, इसी को सराउंड करने वाली ये सेल्स दिख रही होंगी आपको कुछ, ये सारी सेल्स जो डेंटिन को लाइन किया हुआ है इन्होंने पूरा अच्छे से, इनको कहते हैं, ये स्पेशलाइज सेल्स हैं एक तरह की, और इनको कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। Odontoblasts cells are a type of specialized cells and these release dentin। ये सेल्स डेंटिन बनाती हैं
जो इनके आसपास ही जमा होकर फ्रेमवर्क का काम करता है फॉर द टूथ। अब ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं, इन सेल्स के अंदर कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये सेल है, ठीक है, अब इसका साइटोप्लाज्म जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया ऐसे, इसको कहते हैं प्रोसेस। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऐसे करके बहुत सारी होती हैं, ऐसे करके, और ये अंदर तक जाती हैं डेंटिन के अंदर। क्यों जाती हैं? ब्लड सप्लाई। तो जो दांत की नसें होती हैं वो ये होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस को जो डेंटिन के अंदर हैं, इन्हें कहा जाता है कैनालिकुली। कैनालिकुली क्या काम करते हैं? ये ब्लड सप्लाई करते हैं दांत को, टूथ को। अब देखो यहाँ पे ये जो डेंटिन है, इस डेंटिन के बारे में एक और बात बतानी थी कि डेंटिन जो है, जब हमने हार्डनेस की बात करी थी, इनेमल सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस बताया था, 1 नंबर पे हार्डेस्ट। सेकंड नंबर पे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? वो है डेंटिन। डेंटिन के अंदर 69% मिनरल कॉम्पोजिशन होता है। अब ये 69% मिनरल कॉम्पोजिशन से सेकंड पोजीशन पे आ गया। ये आपको याद नहीं रखना 69%, पर आपको ये पता होना चाहिए कि एनिमल के बाद दूसरा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? डेंटिन है। अब ये जो कैविटी है डेंटिन जिसको सराउंड करा हुआ है, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? ये जो अंदर वाली पूरी कैविटी है, इसको हम कहते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी जो है, इसका काम है, जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं, क्योंकि ये लाइव सेल्स हैं, इनको चाहिए होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? ये पल्प कैविटी करेगी। ये पल्प कैविटी जो है, इसमें देखो नीचे कुछ ओपनिंग्स होती हैं। इन ओपनिंग को क्या कहते हैं? इस ओपनिंग को हम कहते हैं एपिकल फोरामेन। फोरामेन जो वर्ड है, ये यूज किया जाता है फॉर एनी ओपनिंग, ठीक है। तो पल्प कैविटी के नीचे जो ओपनिंग्स हैं, 2 यहाँ दिख रहे हैं जो, इन्हें कहा जाता है एपिकल फोरामेन। अब ये ओपनिंग किस लिए हैं? ये ओपनिंग जो है दरवाजा है एक प्रकार से। किन के लिए? अंदर ब्लड वेसल्स जो रेड कलर में दिख रही हैं, और ये ब्लैक इंक में जो दिख रही हैं, इन्हें कहते हैं नर्व्स। तो ब्लड वेसल्स और नर्व्स की एंट्री के लिए पल्प कैविटी के अंदर ये एपिकल फोरामेन होता है। अब ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को नरिश करेंगी। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की जो प्रोसेसेस हैं कैनालिकुली, वो आगे तक ये न्यूट्रिशन को लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने अटैचमेंट जो पढ़ा था, थीकोडॉट अटैचमेंट, की सॉकेट के अंदर फिट होती है। अब ये सॉकेट के अंदर फिट करने से भाई काम नहीं चलेगा। अब ये सॉकेट को क्या है? मजबूत भी करना होगा। तो ये आपको कुछ रस्सी जैसा दिख रहा होगा। पहले तो ये बता दूं, ये जो है ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या हैं? ये है एरियोलर बोन। इसी से अटैचमेंट है। अब इसी से अटैचमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या है? इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये रस्सी जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको, रस्सी से बांध देते हैं ना जैसे, वैसे टाइप से ही है। पर ये क्या है? इसका नाम है पेरियोडोंटल लीगामेंट। ये है पेरियोडोंटल लीगामेंट, ये है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। अब दूसरी चीज जो है, ये फ्लोरेसेंट से कलर के अंदर ये जो आपको दिख रहा है, ये इस बोन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाई गई है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। अब पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन का क्या काम है? पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन का काम है शॉक एब्जॉर्बर का। शॉक एब्जॉर्बर कैसे? शॉक होता है जैसे कि अगर आपको मुंह पे कोई मुक्का मार दे, तो वो सिर्फ और सिर्फ शॉक आपके दिमाग के लिए नहीं होता है, वो शॉक आपके जबड़ों पे भी होता है कि जबड़े हिल जाते हैं और ऐसे ऐसे करके आपने सुने भी होंगे मूवी के डायलॉग्स। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि भाई कोई मुक्का मार दे तो दांत न टूट जाए, उसके लिए ये मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। ये मेम्ब्रेन सारा का सारा शॉक क्या करेगी? उसे अब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये तो हो गया शॉक एब्जॉर्बर का। पेरियोडोंटल लीगामेंट हो गया स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ऐसे करके जैसे कि सीमेंट भर दिया जाए मजबूती के लिए। उस सीमेंट लाइक सब्सटेंस को याद करने का बहुत आसान तरीका उसका नाम ही है, क्योंकि सीमेंटम।
ये सीमेंटम जो है ये क्या करेगा, ये आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा इस बॉन्ड को। और जहाँ तक बात रही मिनरल कॉम्पोजिशन की, तो सीमेंटम जो है फर्स्ट नंबर पे इनेमल, सेकंड नंबर पे डेंटिन, थर्ड नंबर पे सीमेंटम होता है, जिसमें 65% मिनरल कॉम्पोजिशन है। अब आप सोच रहे होगे इनेमल भी ज़्यादा हार्ड है, डेंटिन भी हार्ड है, सीमेंटम भी हार्ड है, तो बोन क्या सॉफ्ट है? नहीं, बोन भी भाई फोर्थ नंबर पे आ जाती है। बोन जो होती है उसके अंदर होता है कॉम्पोजिशन 62%। तो बोन भी सॉफ्ट नहीं है, वो भी हार्ड है, बस इन तीनों से थोड़ी सी कम। तो आगे पढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टर्म आता है वो टर्म है डायफायोडोंट। थीकोडोंट के बाद डायफायोडोंट आता है, उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म आता है हेट्रोडोंट। ये तीनों टर्म इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये यूज किए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी के सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब डायफायोडोंट का मतलब क्या है? डायफायोडोंट के अंदर है वर्ड डाई। डाई यानी दो बार क्या? 2 बार दांत आना जीवन में। लाइफ टाइम में अगर आपके पास 2 बार दांत आते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, उसको कहते हैं डायफायोडोंट। तो ये आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ही पता है कि भाई पहले आते हैं मिल्क टीथ बच्चों के, और वो शेड हो जाते हैं, और फिर हमारे आते हैं परमानेंट टीथ। इसी कंडीशन को कहा जाता है डायफायोडोंट कंडीशन। और तीसरा टर्म जो दे रखा है हेट्रोडोंट, उसका मतलब क्या है? हेट्रो का मतलब क्या है? हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। होमो मतलब होता है सेम, उसी तरह हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप का क्या? डिफरेंट टाइप के दांत होना, उसको कहते हैं हेट्रोडोंट। अब डिफरेंट टाइप के दांत कैसे हैं? हमारे पास 4 टाइप के दांत होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके अंदर सारे सिर्फ एक ही टाइप के दांत प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको होमोडोंट कहेंगे। उसी तरह डायफायोडोंट जो होते हैं उनके 2 बार दांत आते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके लाइफ में सिर्फ एक ही बार दांत आते हैं उनको मोनोफायोडोंट कहेंगे। उसी तरह थीकोडोंट के लिए भी, थीकोडोंट के अलावा जो अटैचमेंट्स होते हैं उनके लिए अलग टर्म्स हैं, पर हमें वो नहीं पढ़नी है। अब मैंने डायफायोडोंट की बात करी थी, हेट्रोडोंट की बात करी थी। ये 4 दांत जो हैं हमारे, इन 4 दांतों के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से कैसे हैं। पहले नंबर पे आते हैं इंसीजर्स, जिनको इंसाइजर भी कहते हैं कुछ लोग। अब ये इंसीजर्स जो होते हैं इनकी कैसी शेप होती है? इनकी शेप होती है चिजल शेप्ड। चिजल क्या है? चिजल को हिंदी में कहते हैं छेनी। आप गूगल पे जाके इसकी पिक्चर भी सर्च कर सकते हो। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट सा ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है। ये काम क्या करता है? इसका काम क्या होता है इंसीजर का? इंसीजर का काम आता है ग्नॉइंग ऑफ फूड। ग्नॉइंग ऑफ फूड के अंदर काम आता है। और ग्नॉइंग को क्या कहते हैं? ग्नॉइंग को कहते हैं कुतरना, यानी कि बड़े से बाइट को छोटे बाइट्स के अंदर तोड़ देना, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर देना। वो काम कौन करता है? इंसीजर करता है। अब इंसीजर्स जो होते हैं वो बहुत डेवलप्ड किसके अंदर होते हैं? जिसको बहुत सारा कुतरना है। अब कुतरना किसको? रैबिट को है, माउस को है। तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर वेल डेवलप्ड इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद दूसरे टाइप के जो दांत हैं वो हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स जो हैं दीज आर द शार्प एंड पॉइंटेड शेप्ड टीथ। शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं। तो इनका काम क्या है? इनका काम भी वैसा ही है। इनका काम है टीयरिंग एंड शेयरिंग ऑफ फ्लैश। फ्लैश हो या रोटी हो, कोई भी हो, खाना फूड जो होता है उसको ये टीयर और शेयर कर लेते हैं, यानी कि उसको चीर फाड़ कर देते हैं। तो चीर फाड़ की वजह से क्या होता है? तो ये क्या करता है? कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग्स वगैरह हैं या फिर लायन हैं, उनको हेल्प करता है। तो डॉग्स को आपने सुना होगा कैनाइन्स भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि शार्प पॉइंटेड उनके टीथ होते हैं। अब कुछ हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स जो हैं जैसे कि रैबिट को ही ले लो, इनको क्या करना है? इनको जीवन में कभी फ्लैश तो खाना नहीं है। जब फ्लैश खाना ही नहीं है तो कैनाइन का काम क्या है? तो कैनाइन की जो जगह होएगी, जो इनका जॉ होएगा, जॉ के अंदर जगह होती है सारी की सारी टीथ को फिट करने के लिए, सबके सॉकेट होते हैं। तो वो सॉकेट जो होगा जिसके अंदर सबकी सीटें बनी हुई हैं, तो इसके अंदर कैनाइन वाली सीट जो है वो खाली रहेगी। और उस खाली सीट को क्या कहेंगे? इस खाली सीट को ही कह देंगे डायस्टेमा। डायस्टेमा इज प्रेजेंट इन हर्बीवोर्स।
अब थर्ड टाइप के दांतों पे हम आ जाते हैं, उनका नाम है प्री मोलर। प्री मोलर, मोलर जो है, ये दोनों नाम से आपको देखो पता चल रहा है कि मोलर टाइप का एक दांत है जो मोलर से थोड़ा सा प्रिमिटिव फॉर्म है, उसको हमने नाम दिया प्री मोलर। अब प्री मोलर जो होता है उसकी शेप कैसी होती है? ट्रायंगुलर। ऊपर से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा और साइड से देखोगे, फ्रंट से देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी ट्रायंगुलर शेप का। इसका काम क्या है? इसका काम है मैस्टिकेशन के अंदर। मैस्टिकेशन क्या है? मैस्टिकेशन होता है फूड और सलाइवा को मिक्स करके बोलस के अंदर कन्वर्ट कर देना। बोलस क्या है? बोलस एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जो खाने का आप खाते हो तो उसकी लुगदी बन जाती है, उसको कहते हैं बोलस। ये बोलस जो है ये इसोफेगस में अब आगे जाके आप स्वेलो कर लोगे, सूखा खाना नहीं खा सकते ना। तो ये काम मैस्टिकेशन का काम में कौन हेल्प करता है? प्री मोलर्स और मोलर्स भी। मोलर्स का क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये ट्रायंगुलर है, ये थोड़े और चौड़े हो जाएंगे, लेकिन ये रेक्टेंगुलर शेप के हो जाएंगे। यानी मोलर्स तो चौड़े हैं ही, उनसे भी ज्यादा चौड़े क्या है? प्री मोलर्स तो चौड़े हैं ही, मोलर जो है वो उससे भी ज्यादा चौड़ा होगा। तो ये भी मैस्टिकेशन के अंदर अच्छे से हेल्प करेंगे। तो ये चारों टाइप के दांत, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनकी शेप पता होनी चाहिए और किस काम आते हैं वो पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात, डेंटल फॉर्मूला जो होता है एक टाइप का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ का ऑन द जॉ। यानी कि ये पूरा जॉ है, पहले तो ये डायग्राम देखो, इसको समझो। ये बनाया है लोअर जॉ, ये बनाया है अपर जॉ। ये मुंह आ करके जो खोलो ना तो वैसा ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले जो बीच से शुरुआत की जाती है, यहाँ पे ये देखो, ये पहले मैं बता दूं, ये किसी छोटे बच्चे का या 2 ईयर ओल्ड जो है उसका अगर माउथ खुला हुआ आप, उसके मुंह का ऐसा कुछ दिखेगा आपको स्ट्रक्चर, उसका जबड़ा खुलेगा तो ऐसा दिखेगा। तो सेंटर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंसीजर्स होते हैं 2, I1 I2 से इसको रिप्रेजेंट किया है मैंने। फिर आता है कैनाइन, फिर मोलर 1 और मोलर 2। ये जो है आपके जॉ का हाफ पोर्शन, ये ही रिपीट होगा यहाँ पर भी, तो ये वाला पोर्शन रिपीट होएगा यहाँ पर भी। इसीलिए डेंटल फॉर्मूला के अंदर हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात करते हैं, एक नीचे वाले में भी और एक ऊपर वाले की भी। तो ये देखो, इसका मतलब क्या? इस लाइन का मतलब है अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच की लाइन है ये, ठीक है। तो ICPM अपर जॉ, ICPM लोअर जॉ, इसका मतलब है ऊपर कितने इंसीजर्स हैं, ऊपर कितने कैनाइन हैं, प्री मोलर्स हैं और मोलर्स हैं। उसी तरह नीचे के कितने इंसीजर हैं, कैनाइन है, प्री मोलर है, मोलर हैं। ये रिप्रेजेंट करेंगे हम जब, तो उसको कहा जाएगा डेंटल फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब हर पर्सन के हिसाब से वेरी नहीं करता है, ये एज के हिसाब से वेरी करता है। हमने भी थोड़ी देर पहले टर्म पढ़ी थी डायफायोडोंट। डायफायोडोंट का मतलब जीवन में 2 बार दांत का आना। तो पहली बार जब किसी 2 ईयर ओल्ड बच्चे जो है, 1 ईयर ओल्ड के बच्चे के अंदर जो दांत आते हैं उनको हम कहते हैं डेसिडुअस, लैक्टियल या फिर टेम्परेरी दांत या टेम्परेरी डेंटिशन। वो कुछ ऐसे से दिखते हैं। अब ये दांत आप काउंट करिए सारे के सारे, ये है 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पे भी होंगे, ये 5 यहाँ भी, तो यानी 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितने? ये 20 जो दांत होते हैं, ये 20 दांत कहलाते हैं मिल्क टीथ। उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी, नेक्स्ट कंडीशन जो आएगी परमानेंट कंडीशन, उसमें क्या होगा? ऐसा कुछ हो जाएगा। इसमें देखो इंसीजर्स हैं वही, पर ये नए इंसीजर्स है, वही इंसीजर्स नहीं है ये। इंसीजर 1, इंसीजर 2, कैनाइन, प्रीमोलर 1, प्रीमोलर 2, मोलर 1, मोलर 2, मोलर 3 आ गए। ये किसका है? ये किसी अडल्ट की है। कोई अडल्ट जो है उसके अंदर ऐसी कंडीशन आएगी। अब आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ तो मोलर 1 था, मोलर 2 था, यहाँ पे प्रीमोलर्स कहाँ से आ गए? अब यही चीज है कि मोलर 1 और मोलर 2 की जो कैविटी है, इसके अंदर प्री मोलर 1 और मोलर 2 की कैविटी के अंदर प्री मोलर 2 आ जाता है इन केस ऑफ अडल्ट्स। उसके बाद अब मोलर्स कहाँ पे आएंगे? मोलर्स भी तो आएंगे। मोलर्स के लिए आगे चल के नई कैविटीज बन जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है
कि किसकी कैविटी में कौन से आते हैं। तो मोलर्स जो होते हैं, मिल्क टीथ जो मोलर्स वाले होते हैं, उनकी कैविटी में प्री मोलर्स आते हैं और मोलर्स के लिए नई कैविटी बनती है। अब ये तो अडल्ट का बता दिया, ये 2 ईयर ओल्ड का बता दिया। भाई बीच में भी तो एक कंडीशन आती है, वो होती है अडोलसेंस। अडोलसेंस के अंदर क्या है, अडोलसेंस के अंदर कुछ टीथ लैकिंग होते हैं। जैसे कि आपने सुना है, अच्छा पहले इसे काउंट करो, अडल्ट के अंदर कितने टीथ आए। बच्चों के अंदर 20 आए, अडल्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 4 32 टीथ। 32 टीथ आते हैं, 32 दांत कहते हैं हम। लेकिन सबके अंदर 32 दांत नहीं होते हैं, और स्पेशली आप लोग की जो एज है, हमारी जो एज है, उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ अभी 28 दांत ही होंगे। तो वो 28 दांत क्यों हैं और 32 कब होंगे, वो सारी बातें मैं तुम्हें बताती हूँ। अडोलसेंट्स के केस के अंदर इंसीजर 1 2 कैनाइन, प्रीमोलर 1 प्रीमोलर 2 यहाँ तक तो आते हैं। मोलर 1 और मोलर 2 भी आते हैं जो इसके अंदर आए हैं, पर ये जो मोलर 3 होता है भाई ये नहीं आता। मोलर 3 नहीं आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, तो इस तरफ भी नहीं आएगा, ऊपर भी नहीं आएगा, नीचे यहाँ भी नहीं आएगा। तो 4 दांत मिस हो गए, तो 28 ऐसे ही आता है। 32 - 4 करो, 28 दांत आते हैं। इसीलिए अडोलसेंस के केस के अंदर 28 टीथ हैं, और इन्हीं मोलर्स को हम इसीलिए कहते हैं विजडम टूथ। विजडम टूथ क्यों, कि बड़ा होएगा, सयाना होएगा, अडल्ट होएगा, तो उसके अंदर मोलर्स आ जाएंगे। इसीलिए जिसके 32 दांत नहीं है उसको हम विजडम नहीं आया उसका अभी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जोक था। लेकिन ये आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे अडल्ट है ना, उनके अंदर भी विजडम टूथ नहीं आए होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है विजडम टूथ का आना, ज़्यादातर लोगों में आते हैं, उन्हें 32 दांत हो जाते हैं, मोस्टली के अंदर 28 ही रह जाते हैं। अब देखो, मैंने तुम्हें पहले बताया था डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला लिखते कैसे हैं, आईसीपीएम है, क्या है ये। तो शुरुआत हम करते हैं बच्चे से। एक 2 ईयर ओल्ड बच्चा है, उसके अंदर कितने इंसीजर्स होंगे, यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2। अब ये 2 यहाँ भी होंगे, 3 4, ऊपर 5 6 7 8, पर हमें सारे नहीं लिखने। अब हमें ये सारे नहीं काउंट करने, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन में कितना पोर्शन कवर हुआ हमें सिर्फ वो लिखने हैं। रिप्रेजेंटेशन किसका करते हैं हम, हाफ जॉ का, ये जॉ की इतने पोर्शन का। तो 8 टोटल है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि भाई 1/4 कितना है, तो यानी 2 दांत हैं। तो आप आई की जगह क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। उसके बाद कैनाइन कितना है, कैनाइन 1। अब प्री मोलर्स, बच्चों के अंदर तो प्री मोलर्स ही नहीं आते हैं, प्री मोलर्स नहीं है तो 0 लिख दो। और उसके बाद फिर मोलर्स पूछेंगे कितने, तो 1 2 लिख दिया। जैसा ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा, तो 2102 2102, ये आ गया एक छोटे बच्चे का डेंटल फॉर्मूला। अब 2 ईयर ओल्ड के बाद हम आ जाते हैं 16 ईयर ओल्ड बच्चा है, 16 ईयर ओल्ड है या 17 ईयर ओल्ड है या अडोलसेंट है, उसके केस में क्या होगा, उसके केस में इंसीजर्स कितने होंगे, 2, कैनाइन 1 होएगा। अब लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर प्री मोलर्स आ गए हैं, तो 1 2 प्री मोलर्स आ गए। और मोलर्स क्या है, मोलर्स पीछे आएंगे, मोलर नंबर 1 मोलर नंबर 2, लेकिन उसमें अभी विजडम टूथ नहीं आए हैं, तो उसके पास 2 ही मोलर है। तो 2122 बाय 2122, दिस इज फॉर अ 16 ईयर ओल्ड। अब हम किसी बड़े इंसान की बात करें, किसी अडल्ट की बात करें, कोई भी एज ले लो। अब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सबसे पहले इंसीजर, ये वाला पूरे अडल्ट का है, अडोलसेंट का नहीं बनाया मैंने, अडल्ट का बनाया हुआ है और ये चाइल्ड का बनाया है। अडोलसेंट की बीच की स्टेज है, मैंने समझा दिया आपको। अडल्ट के अंदर क्या होएगा, अडल्ट में 2 इंसीजर्स, वैसे 1 कैनाइन, प्री मोलर्स भी 2, लेकिन मोलर्स अब 3rd मोलर भी आ गया, विजडम टूथ भी आ गया, तो 1 2 3 यानी 3 लिखोगे यहाँ पर। तो 2123 बाय 2123, दिस इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एन अडल्ट। ये तो आपको बात समझ आ गई। अब मैंने एक और जो टर्म बार बार वही आ रहा है, डायफायोडोंट। डायफायोडोंट के बारे में एक और बात बतानी है आपको। डायफायोडोंट डेंटिशन तो ह्यूमंस के अंदर है, लेकिन क्या ह्यूमंस स्ट्रिक्टली डायफायोडोंट हैं?
स्ट्रिक्टनेस का मतलब क्या है कि क्या सारे दांत जो ह्यूमंस के अंदर हैं वो सारे के सारे क्या 2 बार आते हैं? अब आप ये खुद ही सोचो कि ऐसा क्या है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बच्चा है और बड़ा है उसमें कंपेयर करो आप, तो कौन से दांत रिपीट हो रहे हैं? इंसीजर्स जो हैं वो लाइफ में 2 बार आएंगे, कैनाइन भी आ रहे हैं, मोलर 1 और मोलर 2 भी आ रहा है, लेकिन क्या प्री मोलर्स और मोलर नंबर 3 लाइफ में 2 टाइम्स आ रहे हैं? नहीं। तो प्री मोलर्स 1 and 2 और मोलर नंबर 3, ये तीनों के तीनों दे ओनली अपीयर वंस इन अ लाइफ टाइम। यानी कि ये कौन से दांत हैं? ये ह्यूमंस के अंदर के मोनोफायोडोंट टीथ हैं। अब ये 3 नहीं है, ये होंगे इंटू 4। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इतना ही कंसिडर कर रहे हैं, तो ये ऐसा रिपीट होएगा 4 बार। तो जब इंटू 4 किया तो हमें पता चला कि ह्यूमंस के अंदर टोटल 12 ऐसे टीथ हैं जो मोनोफायोडोंट कंडीशन शो करते हैं। तो ह्यूमंस आर नॉट स्ट्रिक्टली डायफायोडोंट, तो स्ट्रिक्ट डायफायोडोंट नहीं है। और एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ डायफायोडोंट लिखा है। तो आप जो होते हैं, नीट के अंदर अगर क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिक्ट डायफायोडोंट कंडीशन है, तो आप उसको कर देते हो कि हाँ भाई एनसीईआरटी में तो लिखा ही है, तो आप टिक कर देते हो, लेकिन स्ट्रिक्टली ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट क्लियर हो गया। अब टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, कैसे टाइप है पढ़ लिया, कैसी डेंटिशन है पढ़ लिया। अब दांत शेड कैसे हो जाते हैं, टूट कैसे जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। फाइट में नहीं भाई, एज के साथ कैसे टूट जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पहले दिखाया था आपको एपिकल फोरामेन, एक टाइप की ओपनिंग थी जिसके अंदर सारे के सारे ब्लड वेसल्स आते थे और नर्व्स आती थी। ये ओपनिंग जो है विद एज ये श्रिंक होती जाती है, छोटी छोटी होएगी। इस वजह से पल्प कैविटी जो है वो भी श्रिंक हो जाती है। अब पल्प कैविटी श्रिंक हो जाएगी तो पल्प कैविटी वॉज रिस्पॉन्सिबल टू कीप ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं इनको अलाइव रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट थी। जब पल्प कैविटी श्रिंक हो जाएगी तो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो होंगी उनकी फंक्शनिंग कम हो जाएगी, डेंटिन जो है वो कम प्रोड्यूस होएगा और इसी तरह वीक हो जाएगा ये वाला जो बॉन्ड है, पूरा ये जो अटैचमेंट है ये वीक हो जाएगी और दांत जो है अपने सॉकेट से बाहर आके गिर जाएगा। तो ये हो गया शेडिंग ऑफ टीथ। और इसके साथ आपका पूरा जो टीथ का था, ह्यूमन टीथ का रिलेटेड सारे टॉपिक्स ये सारे कवर हो गए हैं। तो इतना ही आज के वीडियो में, आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।